हेलो दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में अर्थात जैव प्रक्रम चैप्टर के ए भाग में परजीवी पोषण के प्रकार तक पढ़ा था। तो आइए हम उसके आगे से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे का टॉपिक है पौधों में पोषण। तो आपने पोषण पढ़ा था। तो पोषण किसे कहते हैं? जीवों की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसे हम पोषण कहते हैं। तो आपने इसको पढ़ा था। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण के अंतर्गत ही पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने ये भी पढ़ा था कि स्वपोषण कितने प्रकार का होता है? स्वपोषण दो प्रकार का होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक। तो आइए हम पढ़ते हैं पौधों में पोषण। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, फोटो का मतलब हो जाता है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप एक लाइन में कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पेड़ पौधों में होने वाली, लिखिए आप, पेड़ पौधों में होने वाली वे अभिक्रियाएं जिसमें पौधे CO2 और H2O तथा क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से पौधे अपने भोज्य पदार्थ कोष्टक में आप स्टार्च लिख लेना, स्टार्च हम लिख दे रहे हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो आप देखो, पेड़ पौधे में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें पौधे CO2 और H2O तथा क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। तो दोस्तों, आप इसको एक लाइन में भी बता सकते हो कि पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो अगर इसका एक आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपक्रिया बनाएंगे, तो देखो ये किन किन रासायनिक अपक्रियाओं का उपयोग, यानी किन किन चीजों का उपयोग कर रहा है, किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहा है, CO2 और H2O का। तो यहां पर आप लिखो CO2 प्लस H2O, एरो लगाइए। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से। तो यहां पर लिख लीजिए आप प्रकाश, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हरित लवक भी कहते हैं। तो किस पदार्थ का निर्माण कर रहा है? अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो आपको पता है कि भोज्य पदार्थ की सबसे, चाहे वह हम लोगों की हो चाहे वह पेड़ पौधों की, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2, पहले आप H2O कर दो, H2O प्लस O2
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल भी निकलता है और उप उत्पाद के रूप में जल और ऑक्सीजन भी निकलता है। तो देखिए इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है 6, इधर कितनी है 1। तो कुछ ऐसा करो कि एरो के इस तरफ भी कार्बन की संख्या 6 हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो देखो यहां पर 1 है, अगर 1 में हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो 6 का नाम 6, कार्बन बैलेंस हो जा रहा है। देखिए कार्बन इधर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और इधर कितना है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 2 14 है, ऑक्सीजन कितना है 6 1 7 2 9। तो कार्बन बराबर 6 करने के लिए हमें यहां पर 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 6। तो कार्बन तो बैलेंस हो गया यहां पर, ये देखिए। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई, 6 दूनी 12, 12 1 13। तो इधर कार्बन ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 13, और इधर कितनी है 9 है। ठीक, तो आइए हम दूसरे में देखते हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे, जल को यानी कि H12 हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर कितना है 12, 12 2 14। तो ऐसा करें, अगर हम यहाँ पर 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, परंतु जो अपक्रिया होगी वो सुटेबल नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर 12 से गुणा कर दे रहे हैं। 12, तो अब कितना हो गया 12 दूना 24, और ऑक्सीजन कितना हो गया 12 का नाम 12, 12 12 24। ठीक, तो अब देखिए हाइड्रोजन इस तरफ, एरो की इस तरफ 24 हो गया, और ऑक्सीजन भी एरो की इस तरफ 24 हो गया। इधर कितना है, यहां पर देखो, यहां पर कितना है H2 यानी कि 12। तो क्या होगा, यहां पर कितने से गुणा कर दें हम, 6 से कर दें, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 12 24, ये बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है 6 का नाम 6, और 6 6 12, 12 2 14। अभी कितने की कमी है 10 की, तो यहां पर हम 6 से गुणा कर दें, कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 12 6 18, 18 6 24। इस तरीके से यह बैलेंस हो गया। तो आप नीचे लिख लो कि इस अपक्रिया में उप उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन जल और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इस अपक्रिया में जल और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक, इस प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन यानी वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। तो आइए हम स्ट्रक्चर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ये मत लिखिएगा, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल,
तो देखिए, सूर्य से प्राप्त प्रकाश, मृदा से अवशोषित खनिज तत्व और जल, पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल भी बना दो, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में सिक्कों की भांति, हरे भागों में सिक्कों की भांति एक दूसरे पर अध्यारोपित रहता है, पाया जाता है। क्लोरोफिल हरित लवक। तो आइए हम देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो देखो, एरो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश, वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित खनिज तत्व और जल, पौधों की पत्तियों या फिर हरे भागों में उपस्थित हरित लवक के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, सूर्य से प्राप्त प्रकाश, वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित खनिज तत्व और जल, पौधों के हरे भागों या फिर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, इतना लिख दिए, और आप देखो कि क्या क्या ये किस किस केमिकल को ले रहा है, रासायनिक पदार्थों को ले रहा है। तो इसमें किस किस को ले रहा है, देखिए CO2 और H2O। तो सबसे पहले हम इसको अभी भूल जाओ, इसको CO2 ले लिए और H2O ले लिए। ठीक, तो क्या बना रहा है, 6,6H12O6 अपने भोज्य पदार्थ की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज को लिखे, उप उत्पाद के रूप में आपको पता है जल और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसको हम लिख दिए। तो यहां पर इसको हम बैलेंस कर दिए, ये हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से फिर से समझ लो, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश, वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित खनिज तत्व और जल, पौधों के हरे भागों या फिर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अब आप लिखिए प्रकाश संश्लेषण के अवयव। प्रकाश संश्लेषण के अवयव, या फिर प्रकाश संश्लेषण के घटक। तो प्रकाश संश्लेषण के 5 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं, आपने अभी यहां पर देखा था। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर आप देखोगे तो मुख्यतः 4 घटक होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के 5 घटक होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, प्रकाश संश्लेषण के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। तो सबसे पहला है जल, H2O। तो आप लिखिए H2O, हेडिंग बना लीजिए जल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, जिसे पौधे मृदा से मूल रोमों, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। तो लिखिए, जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है या फिर आप लिख लो प्रयोग में लाया जाता है। पौधे इसे मूल रोमों के द्वारा मृदा से अवशोषित करते हैं। दूसरा आप लिखोगे CO2। हाँ,
मृदा से अवशोषित 100% जल में से पौधे ओनली 1% जल का उपयोग करते हैं। आप इसको भी लिख लीजिएगा एक लाइन में। मृदा से अवशोषित 100% जल में से पौधे केवल 1% जल का उपयोग करते हैं। 1% जल का उपयोग करते हैं। दूसरा आप लिखिए CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं, तो 2 आपने लिख लिया, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा आप लिखिए प्रकाश, लिख लीजिए इसको। तीसरा आप लिखिए प्रकाश। तो तीसरी हेडिंग है आपका प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश में उपस्थित ब्लू एंड रेड, नीले और लाल रंग की किरणें रंगावली किरणें अधिक उपयोगी होती हैं, अधिक उपयोगी होती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश यानी कि क्योंकि इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ जाती है। क्योंकि इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। पौधे केवल 4% प्रकाश का ही उपयोग, यानी कि पौधे केवल 4% प्रकाश का उपयोग करते हैं। पौधे केवल 4% प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, क्लोरोफिल, हरित लवक।
क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधों के हरे भागों या फिर पत्तियों में पाया जाता है। वह सिक्कों की भांति एक दूसरे पर अध्यारोपित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यह अवयव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यह अवयव पौधों के पत्तियों पर उपस्थित होता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही पौधे स्वपोषी होते हैं। तो आप देखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे स्वपोषी होते हैं। अगर हम लोगों में क्लोरोफिल पाया जाता तो क्या हम लोग भी स्वपोषी होते? हाँ, हम लोग भी स्वपोषी होते। ठीक, तो ये हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अवयव मुख्यतः चार अवयव होते हैं। आप नेक्स्ट में लिखिए, एक और है खनिज तत्व। तो खनिज तत्व को पौधे कहां से प्राप्त करते हैं बताइए? मिनरल्स, खनिज लवण को पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? खनिज लवण को पौधे मृदा से अवशोषित करते हैं। खनिज पदार्थ के रूप में पौधे खनिज पदार्थ के रूप में पौधों में यानी कि देखो, खनिज पदार्थ में पौधे आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि को अवशोषित करते हैं। पौधों में अगर आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधों में कौन सा रोग होता है? पौधों में पर्णहीनता नामक रोग हो जाता है। पौधों की पत्तियों पर पर्णहीनता नामक रोग हो जाता है। ठीक, खनिज पदार्थ के रूप में इस क्रिया के लिए पौधों में आयरन व मैग्नीशियम का आप बताओ, आयरन क्या है? आयरन का या फिर आयरन होता है तो कितने नंबर पे पाया जाता है? पीरियोडिक टेबल में आयरन कितने नंबर पर पाया जाता है? मैग्नीशियम कितने नंबर पर पाया जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आयरन व मैग्नीशियम तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में इसकी कमी होने पर पर्णहीनता नामक रोग हो जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों में विटामिन्स की कमी के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं, खनिज तत्वों के कारण रोग हो जाते हैं, और तमाम प्रकार की अपक्रियाओं में यानी कि तमाम प्रकार की कमी के कारण यानी कि जो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती तो हमें रोग हो जाता है, उसी तरीके से पौधों में अगर आयरन व मैग्नीशियम तत्वों की कमी हो जाए तो पौधों में पर्णहीनता नामक रोग हो जाता है। ठीक, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रियाएं। ठीक,
तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण की अपक्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रियाएं। तो अब आप लिखिए प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है, आप लिख लीजिए प्रकाशीय अपक्रिया, दूसरा है आपका अप्रकाशीय अपक्रिया। क्या है? पहला आपका प्रकाशीय अपक्रिया, दूसरा है अप्रकाशीय अपक्रिया। तो अब आप हेडिंग बनाइए प्रकाशीय अपक्रिया। प्रकाशीय अपक्रिया। तो अब आप लिखिए इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया दिन में होती है। तो लिखिए, आप नोट कर लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया दिन में होती है, अर्थात इस अपक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मिला लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया दिन में होती है, अर्थात इस अपक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, जिसके फलस्वरूप O2 का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप O2 का निर्माण होता है। इस क्रिया में सूर्य की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे वैज्ञानिक हिल ने बताया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप मिला लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया दिन में होती है, अर्थात इस अपक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, जिसके फलस्वरूप O2 का निर्माण, O2 का मतलब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में सूर्य की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस अपक्रिया को वैज्ञानिक हिल ने बताया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आइए इसका दो रिएक्शन आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में। H2O जल, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो जल को आप जब गर्म करते हो तो वो किस किस भागों में टूटता है? जल को अब जब आप गर्म करते हो तो वो दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन। ठीक, तो आप देखो जब जल को आप गर्म करते हो पतीले में तो वहाँ से भाप निकलता है, पानी वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, तो वो किस किस भाग में टूटता है? हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन में। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस OH माइनस के रूप में। दूसरा आप देखो 4OH, दूसरी रिएक्शन आप लिख लीजिए 4OH। तो इसमें क्या बनेगा? देखो इसमें 4 ऑक्सीजन भी है, 4 हाइड्रोजन भी है। तो H2O प्लस जल प्लस क्या बनेगा? O2 ऑक्सीजन, O2। इस एरो के मतलब एरो का चिन्ह जो लग गया है ये ऊपर की ओर, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो रहा है। ठीक, तो अभी देखो यहां पर क्या है? H2O और यहां पर क्या है? 4H, अर्थात इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है। तो यहां पर देखो आप कर दो 2H2O O2, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 एकन्नम 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग अप्रकाशीय अपक्रिया, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग अप्रकाशीय अपक्रिया। जैसा कि आप इसके नाम से ही, आपको इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि अप्रकाशीय, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता ना हो। ठीक, तो आप लिखिए प्रकाश संश्लेषण की
लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की ऐसी अपक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसे अंधकारी अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। इस अपक्रिया में CO2 का अपचयन होता है जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप मिला लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की ऐसी अपक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसे अंधकारी या फिर अप्रकाशी अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। इस अपक्रिया में CO2 का अपचयन होता है जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आप अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को भोज्य पदार्थ उपलब्ध होता है। ठीक, इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में उपस्थित CO2 और O2 का संतुलन बना रहता है। इस अपक्रिया के द्वारा ही, यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हो कि इस अपक्रिया के द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण भी होता है। तो आप लिखिए, पहला, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के इस तरीके से लिखिएगा। तो लिखिए आप, इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो फर्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों को भोजन उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों को भोजन उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों को भोजन प्राप्त होता है। तो आप नेक्स्ट में लिखिए, यानी कि नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सेकंड में लिखिए, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बना रहता है। O2 व CO2 में संतुलन बना रहता है। ठीक, तीसरा लिखिए, इस अपक्रिया के माध्यम से वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है। ठीक,
तो वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। तो अब आप लिखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले परपोषी जीवों का भोज पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जो परपोषी जीव हैं, अर्थात जो अपने भोज पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, उनको इस प्रक्रिया के माध्यम से भोज पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त परपोषी जीवों का भोज पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त परजीवी जीवों का भोज पदार्थ की प्राप्ति होती है, जीवों को भोज पदार्थ की प्राप्ति होती है। जीवों के लिए यह क्रिया ईंधन के रूप में कार्य करती है, जीवों के लिए यह क्रिया ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट।